हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 जेई पे। दिस साइड और अंश भैया। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम लोग क्लासिफाई कर रहे होंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। और आज बी इट स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स किस तरीके से वर्क करते हैं और उनसे किया हुआ वर्क डन काउंट होता भी है या नहीं होता है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की विद द फिजिक्स ऑफ वर्क, यानी कि आज हम वर्क होने के पीछे की फिजिक्स को समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है वर्क करना रियल लाइफ में और फिजिक्स में वर्क डन का काउंट होना दोनों ही डिफरेंट थिंग है। सपोज मेरे पास एक हैवी वेट है जिसको लेकर के मैं काफी देर तक खड़ा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने वर्क डन किया है और मैं टायर्ड भी हो गया हूं, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क डन जीरो काउंट होगा, क्योंकि उस वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है। सो जब हम लोग वर्क डन कर रहे होते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके द्वारा तय की गई दूरी मैटर करती है? डज द पाथ मैटर? अगर ये बॉल है और इस बॉल को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जा रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटी, कितनी हाइट तक लेकर जा रहा हूं? एच हाइट तक। अगर मैं इस बॉल को एच हाइट तक लेकर के गया तो क्या मैंने काम किया? यस, मैंने काम किया। लेकिन क्या फिजिक्स ने मेरे द्वारा किए गए काम को काउंट किया? इस केस में अगर सेम केस है कि मुझे बॉल को पॉइंट ए से कहां लेकर जाना है, पॉइंट बी तक, लेकिन अब की बार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं। मैं बॉल को ऐसे 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 घुमाकर पॉइंट बी तक ले जा सकता हूं। अभी भी बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई है। इस केस में क्या मेरे से किया गया वर्क डन काउंट होगा? सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमारी डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन जर्नी डिफरेंट है। इन डिफरेंट जर्नीज में क्या हमारे द्वारा बॉल ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ मैटर करता है कि फोर्स उस ऑब्जेक्ट को किस पाथ पे लेके जा रहा है? उस अलग अलग पाथ पे सेम फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या अलग अलग आता है? ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। सो क्या पाथ मैटर करता है? जी हाँ, पाथ मैटर करता है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में सेम हो गए तो क्या होगा? आपका वर्क डन जीरो काउंट हो जाएगा। बट ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या है? तो कोई भी ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज लूप में जीरो काउंट होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, और जो कि हम डेली अपनी रियल लाइफ में उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है m, हमारे पास एक मास m की क्या है, बॉल है, और हमें उसे कौन सी हाइट तक लेके जाना है? h हाइट तक लेके जाना है। किस फोर्स के अगेंस्ट? ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट। हमें उसे h हाइट तक लेकर जाना है, किस फोर्स के अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। नीचे की तरफ क्या लग रही है? ग्रेविटी, mg फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस मास पे कितना लग रहा है? mg। तो इस mg फोर्स के अगेंस्ट मुझे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक h हाइट पर लेकर जाना है। तो इस केस में मैं क्या कराऊंगा? मैं एक एक्सटर्नल एजेंट को बुलाऊंगा। मैं किसको बुलाऊंगा? एक एक्सटर्नल एजेंट को। हु इज ही? ही इज एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा होगा? वर्क कर रहा होगा। एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा होगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा। सो मैंने कहा कि यार देखो, ये है मास 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक मेरे पास। ये क्या है मेरे पास? 2 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक है, और मुझे इस 2 किलोग्राम मास के ब्लॉक को कितनी हाइट तक लेकर जाना है? एच हाइट तक। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि मेरा जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, जितना फोर्स से ये इसको नीचे खींच रहा होगा, उतनी स्ट्रिंग में क्या हो रही होगी? टेंशन आ रही होगी। उतनी स्ट्रिंग में क्या आ रही होगी? टेंशन। ये जो टेंशन है ये बराबर होनी चाहिए किसके? ये टेंशन बराबर होनी चाहिए किसके? mg के। ये टेंशन बराबर होनी चाहिए किसके? mg फोर्स के, जितना फोर्स ग्रेविटी इस मास पे लगा रही है। लेकिन सर अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो मेरी ये कंडीशन है कि टेंशन और mg नियरली क्या होने चाहिए? बराबर। टेंशन और mg नियरली क्या होने चाहिए? बराबर। लेकिन टेंशन mg से हल्की सी, टेंशन mg से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए,
कि बस ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर 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 खिसकता रहे, h हाइट तक आ जाए, लेकिन कभी भी इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में कभी भी नहीं आना चाहिए मेरी टेंशन की वजह से। मेरे टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तेजी से ऊपर आए, इसको बिल्कुल धीरे 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 करके हमें कहां लेकर आना है, ऊपर लेकर आना है। नाउ अगर ये टेंशन फोर्स इस mg फोर्स पे ग्रेजुअली लग रही है और मैंने क्या करा, इस मास को ऊपर की तरफ किसी हाइट तक मैं लेकर आया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे h हाइट तक लेकर आया, तो क्या इस मास को ग्राउंड से, इस मास को ग्राउंड से h हाइट तक लाने में क्या मुझे कुछ काम करना पड़ा? क्या मेरे एक्सटर्नल एजेंट को कुछ फोर्स लगाना पड़ा? यस, लगाना पड़ा। तो अगर मैं इसका वर्क डन काउंट करूं, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं इसका वर्क डन काउंट करूं तो वो वर्क डन कितना आएगा? द वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अब नाउ लेट्स सी, फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। और वर्क कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालोगे जो कि ग्रेविटी है इस केस में, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ऊपर की तरफ। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं फिलहाल के लिए जो ग्रेविटी का फोर्स है उसका वर्क डन काउंट नहीं कर रहा हूं, अपने एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया उसको काउंट करते हैं। तो मैंने कहा कि यार एक्सटर्नल एजेंट की वजह से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से फोर्स लगा ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने कहा कि h हाइट तक हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h हाइट तक। या मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s को बोल दीजिए इनटू उनके बीच का एंगल थीटा। करेक्ट। तो भाई मेरा एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है? आपने कहा उतना ही लगा रहा है जितना ग्रेविटी लगा रही है। टेंशन कितनी है? जितनी ग्रेविटेशनल पुल है। तो आपने कहा mg फोर्स लगा रहा है। मैंने कहा ठीक है। और अगर ये वाली हाइट क्या है? h1 है, तो टोटल हाइट कितनी लेकर जानी है उसको? h हाइट तक लेकर जाना है। तो कितना डिस्प्लेस करना है? h हाइट तक डिस्प्लेस करना है। नाउ थीटा, थीटा है एंगल किसके बीच में? टेंशन फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो टेंशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। दोनों फोर्सेस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो एंगल कितना आया? 0 डिग्री। सो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो वर्क डन इस केस में आया mgh। इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? mgh। नाउ जितना वर्क डन मेरे एक्सटर्नल एजेंट ने इस ब्लॉक को mg के अगेंस्ट h हाइट तक ले जाने में किया, उतना ही वर्क डन ग्रेविटी ने इस ब्लॉक पे किया होगा। भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो मैं इसको h हाइट तक लेकर गया। तो अगर मुझे वर्क डन mgh करना पड़ा, अगर मुझे, ये कैसा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब कि मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। तो एनर्जी खर्च क्यों हो रही है? क्योंकि जिस काम को मैं कर रहा था वो मैं किसी के अगेंस्ट कर रहा था, यानी कि इस ब्लॉक को mg ऑलरेडी नीचे खींच रहा था और mg के अगेंस्ट जब मैं लेकर गया तो मेरी एनर्जी वहां पर खर्च हुई। और कितनी एनर्जी खर्च हुई? एनर्जी उतनी खर्च होती है जितना वर्क डन होता है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन mgh क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारे केस में किया गया है वो किसके बराबर होगा? वो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव फोर्स? ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। लेकिन याद रखिए कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था ऊपर की तरफ और ग्रेविटी का वर्क डन था नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा जो भी आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर आएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। So this is. Now let us take another example. अब मान लिया कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमें एक ब्लॉक को क्या करना है? पुल करना है। लेकिन अगेन सेम कंडीशन कि ये जो ब्लॉक है
इसको क्रीपिंग वे में पुल करना है, मतलब कि इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन, कोई भी वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, बस इस पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो उतना ही फोर्स होना चाहिए जितना कि ग्रेविटी इस पे लगा रही है। यानी कि इस ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg फोर्स, करेक्ट। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। नाउ इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, वन एक कंपोनेंट जो इस ब्लॉक को कहां खींच रहा है, नीचे की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट जो इसका वेट दे रहा है, करेक्ट। नाउ हमारे एक्सटर्नल एजेंट ने कौन सा फोर्स लगाया, टेंशन लगाया। एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अब इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक जो कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में होगा, एक जो कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में होगा, और दूसरा इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, दूसरा इस वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो हमारी टेंशन के दो कंपोनेंट है, एक जो कि इस नीचे वाले ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा इस वेट को बैलेंस कर रहा है। सो इन दोनों फोर्सेस का क्या है, ये तो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, इनकी वजह से इफेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, और ये कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है। नाउ अब ये वाला जो टेंशन फोर्स का कंपोनेंट है वो ही है फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये वाला जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, बाय ग्रेविटी। ये कौन सा फोर्स है, बाय ग्रेविटी, करेक्ट। भाई mg का एक कंपोनेंट ही तो है, ये mg उसे नीचे खींच रहा था, तो उसका एक कंपोनेंट ये है जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है इसके नीचे आने के। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो द इंक्लाइंड प्लेन का केस हमारे पास आया, इस केस में हम इस ब्लॉक को ऊपर ले जाते हैं तो हम इसका वर्क डन काउंट करते हैं। अब हमने कहा कि यार ये जो mg cos थीटा है इसको तो बैलेंस कर दिया गया था, mg cos थीटा को तो बैलेंस कर दिया गया था विद द कंपोनेंट ऑफ टेंशन, और इस mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा था, हमारा एक्सटर्नल एजेंट। mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा था, हमारा एक्सटर्नल एजेंट। सो मैंने कहा कि यार इस फोर्स से ये फोर्स हो गया बैलेंस, और ये है फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, और फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के। जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के, करेक्ट। सो इस केस में अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मैं कहूंगा कि इस केस में जो वर्क डन है वो एंटायरली किसके अगेंस्ट होगा, mg sin थीटा के। यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट को जितना भी काम करना पड़ेगा वो mg sin थीटा के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ना कि mg cos थीटा के। तो वर्क डन इस केस में कितना आएगा, फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का, mg sin थीटा, और कितनी हाइट तक लेकर गया वो, h हाइट तक लेकर गया, करेक्ट। सो वर्क डन टोटल इस केस में आ जाएगा, लेट मी राइट इट विद सम अनदर कलर। इस केस में जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, अगेन वो क्या आ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगेन क्या आ रहा है, mgh, करेक्ट। सो लेट मी पुट इट इन अनदर बॉक्स। इस केस में वर्क डन क्या आ रहा है, mgh, करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द अनदर केस। अब मान लिया कि हमारे पास ये एक बॉल है और इस बॉल को क्लाइंब कर रहे हैं हम धीरे धीरे इस स्टेयरकेस पे। तो अगर मैंने ये कहा कि यार ये जो मैंने क्या कहा कि अगर जो ये विड्थ है स्टेयर की, जो ये विड्थ है इसको आपने कहा कि ये x मीटर है, आपने कहा कि ये विड्थ कितनी है, x मीटर, और मैंने कहा कि ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी है, आपने कहा कि ये हाइट है z मीटर। अब आप मेरे को बताइए क्या इस बॉल पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस बॉल पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, अगेन करेक्ट। ये जो mg है, ये जो बॉल पे, इस बॉल पे एक वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अ बॉल हियर, इट इन ब्लू इन कलर, सो करेक्ट। सो नाउ आपने कहा कि इस बॉल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है,
लेट मी पुट अ एरो है। आपने कहा इस बॉल पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मैंने कहा mg, कितना फोर्स लग रहा है mg। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, आपने कहा x मीटर, कितने मीटर, x मीटर। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया, आपने कहा 90 डिग्री, आपने कहा 90 डिग्री। यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रैग में, हॉरिजॉन्टल ड्रैगिंग में जब स्टेयर पर बॉल जो है हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रही है तो उसका वर्क डन जो कितना आएगा वो आएगा mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90। कितना आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा 0, करेक्ट। तो पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा 0। नाउ यानी कि इस बॉल को इस स्टेयर पे x डिस्टेंस ट्रेवल करने में हर बार जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फॉर वर्टिकल पुल, फॉर वर्टिकल लिफ्ट, यानी कि इस बॉल को z डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल कराने में, इस बॉल को z डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल कराने में हमारा वर्क डन कितना हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी mg इनटू आप कितना हाइट तक लेकर गए, z हाइट तक लेकर गया, और एंगल क्या है दोनों फोर्सेस के बीच का, mg लग रहा है नीचे की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। लेट मी पुट इट इन अ बॉक्स so that you guys don't forget। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। सो यहाँ पर जो वर्क डन आ गया -mgz, करेक्ट। अब ये तो था छोटा सा वर्क डन, अगर एक सीढ़ी को चढ़ाने में मुझे इतना काम करना पड़ रहा है तो नेट वर्क डन ये जैसे जैसे z जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये z हाइट जुड़ती जाएगी, जैसे जैसे ये z हाइट जुड़ती जाएगी, आपको क्या लगता है टोटल हाइट इस सीढ़ी की क्या हो जाएगी, टोटल हाइट इस सीढ़ी की क्या हो जाएगी, इस सीढ़ी की टोटल हाइट h हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये सारी z डिस्टेंस को जोड़ दूं z प्लस 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 z, तो जो टोटल वर्क डन आएगा नेट वर्क डन इस केस में कितना आएगा वो माइनस के mg और h। तो ये सारे z जोड़ के क्या बना रहे हैं इस स्टेयर की टोटल हाइट h। तो इस केस में नेट वर्क डन आया माइनस के mgh। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपने किसकी वजह से निकाला है ग्रेविटी की वजह से, ये आपने किसकी वजह से निकाला है ग्रेविटी की वजह से। अगर आप इसको क्या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से निकाल रहे होते तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे क्या आ जाता, वो आ जाता नेगेटिव ऑफ माइनस के mgh। क्यों, क्योंकि अभी आपने क्या लिखा है पिछली स्लाइड पे, अभी आपने लिखा है कि सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है ना वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है आपके पास माइनस के mgh, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा माइनस ऑफ mgh। तो ये कितना आ जाएगा अगेन mgh, करेक्ट। ये कितना अगेन आ रहा है mgh। तो नाउ फर्स्ट केस में जो वर्क डन आया था हमारे पास mgh विथ एक्सटर्नल एजेंट, सेकंड केस में हमारे पास जो वर्क डन आया था अगेन mgh, थर्ड केस में जो हमारे पास वर्क डन आया अगेन mgh। यहां पर भी आप कैलकुलेशन देख लीजिए वर्क डन कितना आया mgh। नाउ इस केस में जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो हमने क्या करा इसको छोटे छोटे dx और dh में बांट दिया। तो ये छोटे छोटे dx हैं, इसमें क्या हो रहा होगा, ये जो छोटा सा dx आप देख रहे हैं इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा mg की वजह से, mg की वजह से अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में वर्क डन कितना आ रहेगा 0, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में वर्क डन अगेन क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। बट ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट dh हो रहा है ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये dh किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये dh हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी mg। सो mg के अगेंस्ट ये जो dh डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
इसका वर्क डन काउंट होगा। अगर मैं ऐसे सारे छोटे छोटे डीएच को जोड़ दूं और मैं कहूं कि यार इस पूरे इरेगुलर प्लेन की जो हाइट है, इंक्लाइंड प्लेन की, इरेगुलर इंक्लाइंड प्लेन की टोटल हाइट h है, तो अगेन टोटल वर्क डन जो आया होगा वो कितना आ रहा होगा, mgh। mg की वजह से देखोगे तो नेगेटिव आएगा और एक्सटर्नल एजेंट की वजह से देखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वाई? क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन होता है उसका नेगेटिव क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से किया गया वर्क डन होता है। तो हमने ये देखा कि यार फर्स्ट केस में वर्क डन कितना था, mgh एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। सेकंड केस में वर्क डन में कितना आया, mgh, जबकि हम इंक्लाइंड प्लेन पे लेकर गए। थर्ड केस में हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ाकर लेके गए हैं, तब भी वर्क डन कितना आ रहा है, mgh। फोर्थ केस में हम इरेगुलर प्लेन पे लेकर जा रहे हैं, तब भी वर्क डन कितना आ रहा है, mgh। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपके पास क्या हो, चाहे आपके पास वर्टिकल लिफ्ट हो या स्टेयर वाला केस हो या इंक्लाइन प्लेन हो या जिगजैग पाथ हो, हमेशा वर्क डन क्या आया, हमेशा वर्क डन क्या आया, mgh। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि जितना काम ग्रेविटी कर रही थी उतना ही काम कौन कर रहा था, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा था। तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आ रहा है mgh आ रहा है, चाहे रास्ता कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो। यही खास बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। कि यार अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आप किसी भी रास्ते से लेकर चले जाओ, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या आएगा, हर रास्ते में सेम आएगा, हर रास्ते में क्या आएगा, सेम आएगा। सो लेट मी पुट इट इन द बॉक्स अगेन, यानी कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे, करेक्ट। सो दिस आर व्हाट कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है। वर्क डन डिपेंड्स हेवीली ऑन द पाथ टेकन, यानी कि इन फोर्सेस के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को किस पाथ पर लेकर जाया जा रहा है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर डिफरेंट पाथ फॉलो होंगे तो हर डिफरेंट पाथ पे वर्क डन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन, अगर मुझे इस बॉल को पॉइंट ए से कहां लेकर जाना है, अगर मुझे इस बॉल को पॉइंट ए से कहां लेकर जाना है, पॉइंट बी तक, अगर मुझे इस बॉल को पॉइंट ए से कहां लेकर जाना है, पॉइंट बी तक, और फिर दोबारा पॉइंट ए से मैं लेकर गया पॉइंट बी तक, और पॉइंट बी से दोबारा मैं लेकर कहां आ गया, पॉइंट ए तक, तो ए से बी तक ले जाने में और बी से ए तक ले जाने में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ए से बी तक ले जाने में और बी से ए तक ले जाने में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, दैट इज 0। वाई? क्योंकि मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। यही मेरी कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, और यही मेरी कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी, करेक्ट। यही मेरी इनिशियल पोजीशन थी और यही मेरी कौन सी थी, फाइनल पोजीशन थी। तो अगर इस केस में मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है और मैं कौन से फोर्स के अगेंस्ट बॉल को लेकर जा रहा हूं, कौन से फोर्स के अगेंस्ट बॉल को लेकर जा रहा हूं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो हर रास्ते में मेरा एनर्जी लॉस क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है टू एनवायरनमेंट। हीट जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी में मेरी एनर्जी निकल रही है, यानी कि अब W1 पाथ पे जो काम हुआ और W2 पाथ पे जो काम हुआ है, जो वर्क डन हुआ है, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि रास्ते क्या है, डिफरेंट है। हालांकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही है W1 में भी W2 में भी, लेकिन एनर्जी लॉस दोनों केसेस में हुआ। और अब हमारा जो वर्क डन है, क्योंकि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन टोटल वर्क डन क्या आ रहा है, नॉन जीरो। इस केस में हमारा टोटल वर्क डन क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि इस केस में एनर्जी निकली है, एनर्जी निकली है हीट की फॉर्म में, यानी कि वर्क डन हुआ है। इस केस में वर्क डन हुआ है, क्योंकि वर्क डन जब भी होता है तो एनर्जी एमिट होती है। सो दिस इज व्हाट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर। सो लेट्स फाइनलाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। हमने ये देखा कि यार जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं
उनका पाथ डिपेंडेंसी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। यानी कि आप किसी भी पाथ से लेकर जाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो नेट वर्क डन जीरो आएगा, नहीं नहीं, नेट वर्क डन जीरो नहीं आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उनका क्या आएगा, किसी भी पाथ से वर्क डन सेम आएगा, किसी भी पाथ से किया गया वर्क डन सेम आएगा, चाहे आप स्ट्रेट लेकर जाओ, इंक्लाइन लेकर जाओ, इरेगुलर लेकर जाओ या स्टेयर्स पे लेकर जाओ। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है। यानी कि हर अलग अलग पाथ पे अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो हर पाथ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क डन नॉन जीरो आएगा, चाहे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लोज लूप में क्या करती हैं, इनका वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि यार आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, अगर आप लौट के बुद्धू घर को आए वाला काम कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क डन जीरो आता है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया वर्क डन नो जीरो आता है। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है अगेंस्ट डिफरेंट पाथ। नेटवर्क इक्वेशन, वर्क डन यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज लूप में जीरो आएगा, और यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इनिशियल एनर्जी जो आपकी थी और फाइनल एनर्जी जो आपकी होगी दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि पाथ जो आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट ट्रेवल किया वहां पे आपकी एनर्जी लॉस हो गई है। एग्जाम्पल, कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्राइम एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी देखा वो ग्रेविटी था, और नॉन कंजर्वेटिव का प्राइम एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा फ्रिक्शन था। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारे पास विस्कस फोर्स आ जाता है, एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, टेंशन आ जाता है। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज, दिस इज द समरी। हमने ये देखा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस पूरी मैकेनिकल एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे होते हैं, एनर्जी लॉस कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं होता, चाहे हम किसी भी पाथ पे ट्रेवल करें। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनमें एनर्जी लॉस होता है हर डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग जो हम ऑप्ट करते हैं। और ग्रेविटी इज द बेंचमार्क एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि हमने अलग अलग केसेस में वर्क डन करके देखा अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you all for your time. Don't miss to subscribe Adda 24/7 JEE Hub, and you all can connect with me on the social media platforms. I will be happy to answer your queries, and I will meet you in the next lecture. Till then, take care. Goodbye.